विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपको दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक तथ्य। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम दुर्खिम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सन 1895 में प्रकाशित हुई। जिस समय इस पुस्तक की रचना हुई उस समय समाजशास्त्र एक नवोदित विषय के रूप में स्थापित हो रहा था। दुर्खिम ने यह बात महसूस की थी कि समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी एक विशिष्ट अध्ययन वस्तु और उसके अन्वेषण के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति विकसित न हो। इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुर्खिम ने इस पुस्तक की रचना की थी। उसने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीव विज्ञान से मुक्त करके उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया तथा सामूहिक चेतना तथा सामूहिक सम्मिलन से उत्पन्न एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। इस सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पद्धति से नहीं हो सकता, वरन इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता है और यह वैज्ञानिक पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम सामाजिक तथ्य क्या है को जान लेते हैं। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की विवेचना की है। सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हो और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हो। सामाजिक तथ्यों के दबाव में से ही व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यवहार यानी कि विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। एक अन्य स्थान पर ही दुर्खिम फिर लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के प्रथम अध्याय की अंतिम पंक्ति में सामाजिक तथ्य को विस्तृत रूप से समझाते हुए दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। अब हम समाजशास्त्र की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, बाह्यता और बाध्यता। सामाजिक तथ्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन विशेषताओं तथा तीन अन्य विशेषताओं को समझना भी आवश्यक है। सबसे पहले सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। सामाजिक तथ्य की दुर्खिम द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य समाज अथवा समूह में काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है तब वह यह भी सोचता है कि विवाह साथी का चुनाव उसके परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति आदि के अनुरूप हो। उसके इस सोच पर भी सामाजिक दबाव है, अतः यह सोच सामाजिक तथ्य है। हमारे व्यवहार और सोच विचार की देन है समाज ही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। हम समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार के व्यवहार करना सीखते हैं। किस अवसर पर किस प्रकार का व्यवहार, कार्य एवं आचरण करेंगे यह भी समाज ही बताता है। समाज के नियम, प्रथाएं, परंपरा आदि सभी हमारे आचरण को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं, इसलिए ही ये सभी सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। अगली इसकी विशेषता है सार्वभौमिकता। सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात उनका प्रचलन सारे समूह और समाज में पाया जाता है। सभी उन्हें एक ही अर्थ में समझते हैं और पालन करते हैं। सामाजिक तथ्य में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं वरन वे सामूहिक चेतना के परिणाम हैं। इनकी उत्पत्ति समाज में होती है, समाज से होती है तथा इनका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसा समाज होगा, जैसा उसका मिजाज होगा, उसी के अनुरूप उसके सामाजिक तथ्य होंगे। भारत में स्त्रियां घूंघट निकालती हैं,
यूरोपीय समाज में नहीं। अभिवादन के लिए हम हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पांव छूते हैं, नमस्कार, जय राम जी, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी सामाजिक तथ्य हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं वरन संपूर्ण समाज की देन है। समाज में बार बार दोहराए जाने के कारण वे स्थायी हो जाते हैं। इस स्थायित्व के कारण ही इनमें तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होते हैं। सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। सामाजिक तथ्य समाजीकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। पुरानी पीढ़ी इन्हें नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि त्योहारों को कैसे मनाया जाएगा, इस दिन घर में भोजन क्या बनेगा, किस प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे आदि सभी बातें व्यक्ति समाज और परिवार से ग्रहण करता है और धीरे धीरे वे सभी उसके जीवन के अंग बन जाते हैं। उसकी आदतें एवं व्यवहार में सम्मिलित हो जाते हैं। वह भी इन्हें आने वाली नई पीढ़ियों को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य चूंकि समाज की उपज है, अतः समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखे जाते हैं। ये हमें वंशानुक्रमण, शारीरिक लक्षण जैसे कालापन, गोरापन, आँख, नाक, कान एवं बालों की बनावट आदि की तरह माता पिता से प्राप्त नहीं होते। शिक्षा समाजीकरण का एक सशक्त साधन है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार के लोग व्यक्ति से सीखते हैं कि उसे अभिवादन कैसे करना है, उसे वस्त्र कैसे पहनना है। शिक्षण संस्थाएं हमें समाज के कानून, विश्वास आदि का ज्ञान कराती है और हमें सिखाती है। सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में समाज में मौजूद होते हैं जिन्हें व्यक्ति सीखता है। सामाजिक तथ्य अधिव्यक्तिक होते हैं। सामाजिक तथ्य का प्रदर्शन एवं प्रकटीकरण यद्यपि व्यक्ति की क्रियाओं में होता है, किंतु इनका अस्तित्व व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है। नैतिक नियम, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास, विभिन्न संस्थाओं में प्रचलित मान्यता आदि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले तथ्य हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति क्रिया उन्हें पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं कर सकती। सामाजिक तथ्य की उत्पत्ति सामूहिक चेतना के द्वारा होती है, अतः ये किसी एक व्यक्ति के नहीं वरन संपूर्ण समाज के होते हैं। दुर्खिम इन्हें सामाजिक धारणाएं कहता है। समय समय पर ये धारणाएं व्यक्ति को विशेष प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा देती हैं। सामाजिक तथ्य एक स्वतंत्र शक्ति है जो व्यक्ति व्यवहार में प्रकट होती है। यह शक्ति समूह की देन है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां आदि जो कि सामाजिक तथ्य हैं, किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है वरन संपूर्ण समाज की उपज है। बाह्यता सामाजिक तथ्य की एक विशेषता यह है कि ये समाज वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचारों, व्यक्ति चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों या क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, इसलिए ये व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक एवं भिन्न होते हैं। जिस तरह पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, फिर भी पानी न तो हाइड्रोजन है न ऑक्सीजन। पानी इन दोनों से मिलकर बना होता है और इसका पानी का अपना एक पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। सामाजिक तथ्यों का निर्माण भी समूह के सदस्यों की सामूहिक एवं पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किंतु इसका अस्तित्व व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र होता है। जैसे मनुष्य के मन में विचार का जन्म विभिन्न सेल्स या कोष्ठों की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण होता है, उसी तरह विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रिया के कारण सामूहिक चेतना एवं सामूहिक विचारों का जन्म होता है। फिर भी उनका अस्तित्व व्यक्ति विशेष की चेतना से बाहर और पृथक होता है। वे किसी भी व्यक्ति की समाज में पहले से व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होते। सोचने, विचारने, अनुभव करने एवं कार्य करने के तरीके समाज में पहले से ही विद्यमान होते हैं। धार्मिक विचार और विश्वास, प्रथाएं, नियम, नैतिकता आदि सामूहिक चेतना की ही उपज होते हैं, अतः व्यक्ति की शक्ति और अधिकार से परे होते हैं। इसलिए ही इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में गिना जाता है। सामाजिक तथ्यों पर वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वे व्यक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र होते हैं। बाह्यता सामाजिक तथ्यों की एक विशेषता यह है कि इनका पालन व्यक्ति के लिए बाध्यतामूलक होता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से नहीं होती वरन ये सामूहिक चेतना के परिणाम होते हैं, अतः व्यक्ति के लिए दबावकारी होते हैं।
व्यक्ति से बाहर की वस्तु होने के कारण ही ये व्यक्ति पर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्यों के पीछे समाज एवं समूह की शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रभाव एवं दबाव के कारण ही व्यक्ति उसी प्रकार का आचरण करता है जैसा समाज चाहता है और निर्देश देता है। सामाजिक दबाव या शक्ति व्यक्ति से बाहर की वस्तु और व्यक्ति से श्रेष्ठ होती है, अतः व्यक्ति उसके सामने नतमस्तक होता है, झुकता है, समाज के नियमों और आदेशों को शिरोधार्य करता है। समाज की इस शक्ति का पता सामान्य जीवन और सामान्य स्थिति में नहीं लगता, वरन उस समय लगता है जब हम उसका विरोध करते हैं, उसे नकारते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं। तभी समाज का रोष प्रकट होता है तथा वह दंड की व्यवस्था करता है। दंड सामाजिक तथ्यों के विरोध का परिणाम है। अब हम सामाजिक तथ्यों के प्रकार की चर्चा करेंगे। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के दो प्रकारों की चर्चा की है, सामान्य तथ्य और व्यापकीय तथ्य। सबसे पहले हम सामान्य सामाजिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। इसे शरीर के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो वह मौसम के अनुकूलन कर लेता है और स्वस्थ बना रहता है। स्वस्थ अवस्था में रुग्णता न्यून होती है। समाज में भी व्यवस्था बनी हुई है, वह चलती रहती है और इसको बनाए रखने वाले सामाजिक तथ्य सामान्य हैं। इस अवस्था में व्याध के तथ्य न्यून मात्रा में होते हैं। इस प्रकार सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं। इनमें व्याध के तत्व इतने नहीं होते कि समाज की व्यवस्था और कानून गड़बड़ा जाए। अब हम व्याध के सामाजिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। व्याध के सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं। ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अपराध, बाल अपराध, डकैती, वैश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि व्याधकीय सामाजिक तथ्य हैं। जब समाज के व्याधकीय तथ्य अधिक बढ़ जाते हैं तो समाज का सामान्य जीवन ठप हो जाता है। दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा करने के लिए इन दोनों ही प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब हम दुर्खिम ने सामान्य तथा व्याधकीय तथ्यों में भेद करने के जो नियम बताए हैं उन्हें जानेंगे। सबसे पहला है व्यापकता। सामान्य तथा व्याधकीय तथ्यों का अंतर करने के लिए दुर्खिम व्यापकता को एक वैज्ञानिक मापदंड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यापकता का गुण ही किसी तथ्य की सामान्यता का लक्षण है। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं और उनमें अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होते हैं। दुर्खिम के विचार से जो तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं वे ही सामान्य तथ्य कहे जाते हैं। दुर्खिम के शब्दों में हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक है तथा दूसरे को अस्वस्थ अथवा अव्याधिपूर्ण। व्यापकता का गुण सामान्य सामाजिक तथ्य को उपयोगी और लाभदायी बना देता है। किसी तथ्य की अधिक आवृत्ति उसके महत्व को भी स्पष्ट करती है। इसकी विपरीत दशा किसी सावयव के अस्तित्व की सुरक्षा में बाधा समझी जाती है। दुर्खिम का मत है कि स्वास्थ्य और व्याधकीय का कोई भी मानदंड निरपेक्ष तथा सार्वभौमिक रूप से सभी समाजों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। एक जंगली मनुष्य के लिए जो सामान्य कहा जा सकता है वह सभ्य मनुष्य के लिए सामान्य नहीं हो सकता। अगला जो मापदंड का तरीका है वो है उपयोगिता। सामान्य और व्याधकीय तथ्यों में दूसरा अंतर उपयोगिता का है। कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी एवं लाभदायक होते हैं। जो सामान्य तथ्य जितना व्यापक होगा वह उतना ही उपयोगी व लाभदायक भी होगा। इसी प्रकार से जो तथ्य जितना लाभप्रद होगा वह उतना ही व्यापक भी होगा। व्यापकता और उपयोगिता दोनों ही सामान्य तथ्य के लक्षण हैं जो सामान्यतः साथ साथ मिलते हैं, किंतु ऐसा होना कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है। दुर्खिम कहते हैं कि व्यापकता उपयोगिता को स्पष्ट अवश्य करती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सामान्य तथ्य अनिवार्य रूप से उपयोगी हो। इसी प्रकार से यह भी आवश्यक नहीं है कि वे तथ्य जो उपयोगी हों सामान्य ही हों। घटनाक्रम का नियम। सामान्य और व्याधकीय तथ्यों में भेद करने का तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जानी चाहिए। अर्थात हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि अतीत में क्या इस तथ्य को सामान्य ही माना गया। यदि यह सामान्य था तो इसके पीछे के कारण क्या थे उनका भी पता लगाना चाहिए।
किसी समाज में भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाओं की खोज करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि ये दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान हैं या नहीं। यदि वे दशाएं विद्यमान हैं तो उस तथ्य को सामान्य समझना चाहिए, जो बदल गई है वो व्याधिग्रस्त है। समाज के विकास का स्तर। दुर्कहेम ने सामान्य तथा व्याधि के तथ्यों में अंतर करने का चौथा नियम यह बताया है कि हम जिस समाज में सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं उसके विकास का स्तर क्या है को ज्ञात कर ले। वह अर्धविकसित है, आदिम है या पूर्ण विकसित है, क्योंकि सभी समाज विकास की रेखा पर एक बिंदु पर नहीं खड़े, सभी के विकास के अपने स्तर हैं। सामाजिक तथ्य सभी समाजों में समान रूप से व्यापक एवं उपयोगी नहीं होते। एक सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के विकास के स्तर से संबंधित है। यदि कोई तथ्य समाज के विकास के अनुरूप होता है तो वह सामान्य है, अन्यथा असामान्य। आदिम समाजों में बकरी, गाय, भैंस एवं फसल की चोरी असामान्य तथ्य है, जबकि सभ्य समाज में चोर कार भी चुरा ले जाता है। इस प्रकार से जैसा समाज वैसे ही उसके सामान्य एवं असामान्य सामाजिक तथ्यों के रूप में अन्य सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की पहचान करने के लिए हमें संबंधित समाज के विकास के स्तर को ज्ञात कर लेना चाहिए। चलिए अब हम सामाजिक तथ्यों की व्याख्या या अवलोकन के नियमों को जानते हैं। दुर्कहेम अपनी पुस्तक में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों का उल्लेख करते हैं। समाजशास्त्रीय पद्धति में वर्गीकरण के बाद विश्लेषण तथा व्याख्या का चरण आता है। वर्गीकरण के द्वारा हम संकलित तथ्यों को समझने और व्याख्या करने का कार्य करते हैं। दुर्कहेम किसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने का तात्पर्य बताते हैं कि उसकी उत्पत्ति के कारक तथा उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रकारों की खोज करना। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों के अंतर्गत ही दुर्कहेम ने प्रकार की अवधारणा का विकास किया। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों को हम संक्षेप में जान लेते हैं। किसी सामाजिक तथ्य के निर्धारक कारक की खोज उसके पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में की जानी चाहिए, व्यक्तिगत चेतना की अवस्था में नहीं। किसी सामाजिक तथ्य के प्रकार की खोज किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम उत्पत्ति की खोज सामाजिक समूह की आंतरिक रचना में की जानी चाहिए। अब हम दुर्कहेम के सामाजिक तथ्य के सिद्धांत की समालोचना करेंगे। समाजशास्त्र की एक विशिष्ट पद्धति प्रतिपादक करने की दृष्टि से दुर्कहेम की यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, किंतु टार्डे, रेमंड, एरोन, बार्नेस, बोगार्ट्स, बीरस्टेड, कैटलिन आदि विद्वानों ने इस पुस्तक में प्रस्तुत सामाजिक तथ्य, सामूहिक चेतना, सामाजिक प्रकार का वर्गीकरण, सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में भेद आदि विचारों की आलोचना की है। गैब्रिएल टार्डे का मत है कि दुर्कहेम ने सर्वत्र ही व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया, जबकि व्यक्ति के अभाव में समाज का कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं होता है। दुर्कहेम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्य की एक विशेषता बाध्यता की भी कई विद्वानों ने आलोचना की है। टार्डे कहते हैं कि यदि बाध्यता ही सामाजिक तथ्यों की विशेषता है तो फिर क्या स्वतंत्रता, सहयोग, स्वतंत्र अनुकरण, स्वतंत्र समझौते से पूर्ण संबंध, स्वतंत्र पारस्परिक सहायता और स्वतंत्र एकता को जिनमें कि दबाव नहीं होता सामाजिक तत्व नहीं माने जाएंगे। दुर्कहेम द्वारा प्रस्तुत सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों के बीच भेद की भी आलोचना की गई है। उसने व्यापकता और उपयोगिता के आधार पर इन दोनों में भेद किया। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में व्यापक और उपयोगी होते हैं और जो एक सीमित और अनुपयोगी है वे व्याधिकीय हैं। इस भेद को स्पष्ट करने के चक्कर में दुर्कहेम स्वयं एक उपयोगितावादी बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दुर्कहेम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।